अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अदील अजमल और आप देख रहे हैं फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। बेटा अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बेटा अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो आप जानते होंगे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी डॉट और स्केलर प्रोडक्ट की। ठीक है, यानी कि हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं। उसमें पहली टाइप हम स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, वो था हमारे पास डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। आज हम इसकी दूसरी टाइप स्टडी करेंगे जो है हमारे पास वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो यही मेजर डिफरेंस है दोनों टाइप्स के दरमियान। अगर इसमें डिफाइन को देखा जाए तो डिफाइन है हमारे पास वेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हो दो वेक्टर क्वांटिटीज को, रिजल्ट्स इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी और आंसर भी हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। पिछले में हमने देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज रिजल्ट्स इनटू स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई तो हम दो वेक्टर्स को कर रहे थे मगर जो आंसर आ रहा था वो हमारे पास था स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को हमने नाम दिया था डॉट और स्केलर प्रोडक्ट का। आज हम देख रहे हैं कि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं दो वेक्टर्स का और जवाब भी हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिल रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी, देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, वर्डिंग से ही और बात क्लियर हो जाती है। एग्जांपल की बेटा अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। एज टॉर्क है जो हमारे पास, टॉर्क क्या होता है बेटा, आर क्रॉस एफ। आर पोजीशन वेक्टर यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का हमने क्या लिया क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो रिजल्ट आया हमारे पास टॉर्क वो भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह अगर आप देखो फोर्स वो क्या होती है P क्रॉस B, ये मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ पे वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, ये तो होगी इसकी एग्जांपल्स की बात। अगर इसके फॉर्मूला पे आए तो जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने स्टडी किया था, लेट वी हैव टू वेक्टर्स A एंड B। ये हमने वेक्टर लिए थे दो, सेम इसी तरह पिछले टॉपिक में भी हमने कंसीडर किए थे, और हम ले रहे थे A क्रॉस B। हमने फाइंड आउट क्या करना है, A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बेटा याद हो अगर आपको तो हमने प्रोजेक्शंस ड्रॉ किए थे डॉट प्रोडक्ट में भी, और इसके दो कंपोनेंट आ गए हमारे पास, ये आ गया Bx और ये आ गया हमारे पास By। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हमने लिया था A की मैग्नीट्यूड को और x कंपोनेंट को, आज हम लेंगे A की मैग्नीट्यूड को और साथ y कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास A एज इट इज, साथ में आ जाएगा By। ठीक है, y कंपोनेंट के साथ हमें पता है क्या होता है साइन ऑफ थीटा। तो लास्ट में हमारे पास फॉर्मूला आया था A डॉट B इज इक्वल टू AB कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले रहे थे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा था। आज भी यहाँ तक मैग्नीट्यूड का पार्ट है। अब इसमें डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है, उसके लिए बेटा हम यूज़ करेंगे राइट हैंड रूल। बहुत ही आसान सा तरीकाकार है। आपने करना क्या है, अपने जो राइट हैंड है इसकी फिंगर्स को सबसे पहले रखना है फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, जो हमारे पास है A। ठीक है, फिर इसको आपने रोटेट कर देना है फिंगर्स को सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में, या दूसरे लफ्जों में जिस साइड पे आपका एंगल रोटेट हो रहा है, तो थीटा भी अपवर्ड ऐसे रोटेट हो रहा है, तो आप A रखकर इसको B की तरफ ऐसे रोटेट करोगे। तो जब थंब को हम इरेक्ट करेंगे, ठीक है, जब थंब को सीधा करेंगे तो ये किसको ज़ाहिर करेगा, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखें बेटा A जब B की साइड पे इसको कर्ल कर लेंगे अपनी फिंगर्स को, तो थंब हमारा कहाँ आ रहा है, नॉर्मली आउटवर्ड, या इसके लिए नॉर्मली अपवर्ड का वर्ड लगा सकते हो आप। तो डायरेक्शन बेटा क्योंकि ये टू डायमेंशनल हमारे पास डायग्राम होती है तो इसलिए बाहर की तरफ तो ड्रॉ नहीं की जाती, तो इसको हम जाहिर कर देंगे अपवर्ड डायरेक्शन से। ठीक है, क्योंकि एंगल 90 बन रहा है तो इसके लिए नॉर्मल के लिए यहाँ पे हम क्या जाहिर कर देंगे n, तो साथ में यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा n कैप। ठीक है बेटा, इतना पार्ट किसको जाहिर करता है, इसकी मैग्नीट्यूड को, और ये वाला हिस्सा किसको ज़ाहिर कर रहा होता है, इसकी
डायरेक्शन को। तो हमारे पास जो कोई भी रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर के अंदर हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ कौन सा पार्ट होता है, डायरेक्शन का। ठीक है बेटा, यहीं से एक रिजल्ट देखते हैं बेटा। अगर मैंने फाइंड आउट करना होता बी क्रॉस ए, ये बी, इस साइड पे क्या होता है हमारा ए, हमने फाइंड क्या करना होता बी क्रॉस ए। अब हम लेते हैं डी से ए की तरफ, पहले अपने फिंगर्स को रखते हैं बी की साइड पर, फिर इनको किस तरफ रोटेट करना था, ए की साइड पर, ऐसे डाउनवर्ड। तो अब हम मेरा आप देख सकते हैं कि कहाँ जा रहा है, इनवर्ड। ठीक है, पहले आउटवर्ड था, अब क्या है, इनवर्ड। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, पेज पे डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहीं से देख सकते हैं आप कि बी क्रॉस ए का जो आंसर आएगा, बी क्रॉस ए का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बी ए साइन ऑफ थीटा। यहाँ तक मैग्नीट्यूड का पार्ट है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होगा। ए डॉट बी, मतलब ए को मल्टीप्लाई करो बी से या बी को मल्टीप्लाई करो ए से, फर्क कहाँ पर आ रहा है, इस एन को अगर देखा जाए तो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एन क्या है, अपवर्ड, यहाँ पे एन क्या है, अपवर्ड, और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है। तो हम कह सकते हैं यहीं से कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। कि A और B का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वो बराबर नहीं आएगा जब B का A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक बेसिक एक्सप्लेनेशन है इसके फॉर्मूला की, तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए इसकी डेफिनेशन की, when the product of two vector quantities results into a vector quantity, when the product of two vectors results into a vector quantity, then this product is called vector or cross product। ठीक है बेटा, अच्छा इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो टॉर्क की एग्जांपल भी ले सकते हो आप, फोर्स की भी, और भी इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। ठीक है, आपने कोई एक मेंशन कर देनी है। फिर फॉर्मूला पे आए तो फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे, सेकंड का वाई कंपोनेंट लेंगे, यहाँ तक हो गया मैग्नीट्यूड का पार्ट। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल अप्लाई करके। राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले अपने फिंगर्स को रखना है फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, फिर उनको रोटेट कर देना है आपने सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में। तो जो आपका थंब होगा वो इरेक्ट होकर किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहीं से हमने एक रिजल्ट निकाला कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन थी वो अपवर्ड आ रही थी या आउटवर्ड थी, और बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन थी वो इनवर्ड थी या डाउनवर्ड थी। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यही इसकी पहली प्रॉपर्टी भी है, कमोटेटिव वाली। बट आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी क्रॉस प्रोडक्ट की। अब हम बात करते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स की। तो जो पहली करैक्टरिस्टिक है इसकी वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन में, वो क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम चेक करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता। तो बात करें जब लेट्स सपोज ए क्रॉस बी की, तो वो क्या होगा, हमारे पास ए बी साइन ऑफ थीटा डॉट एन, और एन हमारे पास क्या आ रहा था, अपवर्ड। मैं दोबारा डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। ये लेट्स सपोज ए, ये लेट्स सपोज बी। तो जो इनका क्रॉस ले रहे हैं हम, तो उसमें एंगल आप देखोगे, सॉरी डायरेक्शन देखोगे कि वो क्या होगी, अपवर्ड। ए से बी की तरफ जब जाएंगे तो पहले ए की तरफ अपना राइट हैंड रूल के मुताबिक उंगलियां रखेंगे, फिर उनको कर्ल कर लेंगे बी की तरफ इस तरह। ठीक है, तो जो थंब होगा वो हमारा आउटवर्ड होगा। पेज पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसको अपवर्ड ड्रॉ कर देंगे। अगर इसी को देखा जाए बी क्रॉस ए के लिहाज से, तो ये आपका बी, ये आपका ए। अब जब बी से ए की तरफ आएंगे बेटा, तो पहले अपने हाथ को रखना है, अपनी उंगलियों को रखना है बी की साइड पर, फिर उनको कर्ल कर देना है ए की साइड पर। तो अब आपका जो थंब है वो इनवर्ट आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली उसको जब हम पेज पे ड्रॉ करेंगे तो क्या कह देंगे, एन क्या है हमारे पास, डाउनवर्ड है। तो बी क्रॉस ए का रिजल्ट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट सेम हो सकता है, बी ए साइन ऑफ थीटा, मगर जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, डाउनवर्ड। वो हमारे पास क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ऑपोजिट है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए।
ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या इसको एक और तरह से भी जाहिर किया जा सकता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए इसकी जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वो सेम है दोनों में, तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट। अगर अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव के। तो यानी कि हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, यानी कि जो उसकी वैल्यू होगी वो सेम होगी मगर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं करती, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं बेटा, उसमें हम कंसीडर कर लेते हैं व्हेन ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अगेन मैं बता दूं कि पिछले टॉपिक में भी हमने सिंबल्स यूज किए थे, तो आपने परपेंडिकुलर ही मेंशन कर देना। मैंने लिखा है ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो लेट्स सपोज ये मेरे पास ए है, ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर, और दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री, और आप मालूम करना चाहते हो ए क्रॉस बी, तो क्या आ जाएगा, ए बी साइन ऑफ थीटा डॉट एन कैप। हेयर थीटा कितना है बेटा, 90, थीटा हमारे पास कितना है 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। साइन 90 हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के। तो यानी कि थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, हम थीटा का आंसर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो हम क्या कह देंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, साथ में एन तो आ रहा है, एन यानी कि उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी वर्डिंग क्या बन जाएगी, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव अस मैक्सिमम रिजल्ट, ठीक है। मैक्सिमम आंसर देगा, और वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम यूनिट वेक्टर के लिहाज से भी कह सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ये होता हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये इसी तरह होता हमारे पास वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए बेटा हम आई कैप यूज़ करते हैं, वाई एक्सिस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जे कैप। तो क्या रिजल्ट निकलेगा, आई क्रॉस जे, इसको अगर फाइंड आउट करना हो, हमने आई क्रॉस जे की अगर बात करें बेटा, तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर मैं रिजल्ट सबके लिख देता हूँ। तो ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है ये बुक के अंदर नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिखा गया है, तो इसको समझ लेना है आपने। सबसे पहले हम लेंगे बेटा आई की मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास कितनी होगी, 1, फिर जे की मैग्नीट्यूड वो भी कितनी होगी, 1। एंगल हम ले लेंगे साइन, इनके दरमियान कितना बन रहा है, 90 डिग्री, क्लियर नज़र आ रहा है। साथ में क्या आ जाएगा, एन कैप, ठीक है बेटा। इस तमाम का आंसर कितना आ जाएगा, 1, और साथ में क्या आ रहा है, एन कैप। अच्छा, अब एन की अगर वैल्यू मालूम करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड रूल। तो सबसे पहले हम अपने हाथ को रखेंगे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, फिर इसको आपने मोड़ लेना है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो ये थंब कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड, यानी कि जो इसके एन की डायरेक्शन है वो एक्चुअली में इस तरह होगी बाहर की तरफ। और ये अगर देखा जाए तो जी एक्सिस की भी डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, जी एक्सिस की। तो यानी कि एन हम कहेंगे कि अलॉन्ग जी एक्सिस, एन इज अलॉन्ग जी एक्सिस। तो जो जी एक्सिस का यूनिट वेक्टर है के, एन उसको रिप्लेस कर देगा, एन को हम रिप्लेस कर देंगे के के साथ। क्यों? क्योंकि के की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1, यहाँ पे हमारे पास 1 है। डायरेक्शन एन की और के की क्या है, सेम। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख देंगे बेटा, के कैप, दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे, के कैप। तो आई क्रॉस जे 1 के बराबर नहीं होगा, इसकी अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड तो 1 होगी मगर डायरेक्शन उसकी अलॉन्ग होगी जी एक्सिस, ठीक है बेटा। इसी तरह बाकी अगर सबकी बात करें तो वो रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई क्रॉस जे क्या होगा बेटा, के के बराबर, ठीक है। इसको जब रिवर्स कर दोगे जे क्रॉस आई तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव के, ठीक है। यहाँ से ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर हम जे से आई की तरफ आए, यानी कि वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ आए, तो हमारा थंब कहाँ होगा, इनवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड जी एक्सिस पॉजिटिव है, इनवर्ड जी एक्सिस क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के। इसी तरह अगर होता जे क्रॉस के
तो वो बेटा होना था आई के बराबर, उसको भी आप फाइंड कर सकते हो। तो जब इसको रिवर्स करेंगे के क्रॉस जे, तो वो आ जाएगा माइनस आई के बराबर, ठीक है बेटा। और लास्ट में के क्रॉस आई किसके बराबर होगा बेटा, जे के बराबर, और आई क्रॉस के किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर। ये 6 रिजल्ट आपने याद रखने हैं। इन 6 में से आप किसी एक की डेरिवेशन माइंड में रख सकते हैं। मैंने आई क्रॉस जे की आपको डेरिवेशन समझा दी है। आप बाकी जो 5 हैं या बाकी जो 2 कह लें वो इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम उसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। वो हमें कहाँ से पता चलता है, पहली प्रॉपर्टी से, यानी कि आई क्रॉस जे का जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ जे क्रॉस आई के, ठीक है बेटा। यानी कि ऑर्डर रिवर्स करने से क्रॉस प्रोडक्ट में साथ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो बेटा आई होप आपको 2 इसकी करैक्टरिस्टिक समझ आ गई होंगी। अब तीसरी करैक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, व्हेन ए इज पैरेलल टू बी। दोबारा बता दूं, ये 11 नहीं है लिखा हुआ, ये पैरेलल के लिए मैंने सिंबल यूज किया है, ठीक है। यानी कि ए हमारे पास जिस साइड पर है उसी साइड पर हमारे पास क्या है, बी है। जब 2 वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल, तो उस केस में क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा डॉट एन वेक्टर। ये हमारे पास इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब पैरेलल के केस में बेटा थीटा कितना होता है, हम जानते हैं 0 डिग्री। साइन 0 क्या देगा हमें, साइन 0 किसके बराबर होता है बेटा, 0 के। तो इस तमाम का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0 डॉट एन। तो इसको आपने 0 नहीं कहना बल्कि नल वेक्टर कह देना है। तो इसका रिजल्ट आप क्या, कैसे कंक्लूजन हम इसका लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू नल वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू नल वेक्टर, ठीक है बेटा। यानी कि 2 पैरेलल वेक्टर्स का जब क्रॉस लेंगे तो उसका हमेशा आंसर मैग्नीट्यूड वाइज 0, और अगर ओवरऑल बात करें तो नल वेक्टर आएगा, ठीक है बेटा। इसी को अगर देखा जाए तो जिस तरह हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, तो अगर पहला वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दूसरा भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो उनकी अगर बात की जाए तो कौन से हमारे होंगे यूनिट वेक्टर, आई क्रॉस आई। इसी तरह वाई के लॉन्ग हो तो जे क्रॉस जे, और इसी तरह के लॉन्ग हो तो के क्रॉस के। तमाम का आंसर किसके बराबर होगा बेटा, नल वेक्टर। इन तमाम का आंसर किसके बराबर होगा, नल वेक्टर। रीजन क्या होगी, आई और आई के दरमियान एंगल 0, जे और जे के दरमियान एंगल 0, इसी तरह अगेन एंगल 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0। तो उसका जो जब हम उस पर क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो 0 नहीं लिख सकते, बल्कि उसको हम क्या नाम दे देंगे, नल वेक्टर, ठीक है बेटा। तो ये थी इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी इसी से ड्राइव कर सकते हैं हम, एंटी पैरेलल। व्हेन ए इज एंटी पैरेलल टू बी, यानी कि जब ए और बी आपस में क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, तो एंगल कितना होगा बेटा, तो देख लेते हैं डायग्राम से। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप। तो लेट्स सपोज ये इधर ए है मेरे पास और इस साइड पे क्या है, बी, ठीक है बेटा। तो ए और बी आपस में क्या है, एंटी पैरेलल। तो थीटा कितना होगा बेटा, 180। साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, वो पुट करके देख लो आप। साइन 180 का आंसर हमें क्या मिलेगा, 0। तो अगेन इस तमाम का आंसर 0 डॉट एन, या फिर उसको हम नाम दे देंगे नल वेक्टर का। तो अगेन यही इसकी कंक्लूजन होगी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू नल वेक्टर, ठीक है। यानी कि 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स का जब क्रॉस लेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा 5वीं प्रॉपर्टी आप खुद से बना सकते हो सेल्फ प्रोडक्ट की, ठीक है। टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, मगर हम इसको नंबर गेम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन आता है ना तो साथ मेंशन अक्सर कर देता है कि व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट, डिस्क्राइब इट्स एनी 4 और 5 कैरेक्टरिस्टिक। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 या 5 जो बड़ी बड़ी हैं बुक के अंदर वही करनी हो, आप अपनी तरफ से भी उनको मतलब पार्ट्स कर सकते हो। जिस तरह हमने पैरेलल और एंटी पैरेलल को अलग अलग करके 2 प्रॉपर्टीज़ बना दिया,
ठीक है। तो इससे आपका जो क्वेश्चन है उसकी जो लेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा और आसान हो गया, आपको याद करना, आपको समझना आसान हो जाएगा। तो पांचवी प्रॉपर्टी मैं खुद से बना रहा हूँ, ये डॉट प्रोडक्ट में भी मतलब थी, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं है। हम इसको खुद से कैसे कंसीडर कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास ए वेक्टर है, इसी को मैंने दोबारा ए से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि किसी भी वेक्टर को जब उसी से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आएगा हमारे पास, ए क्रॉस ए, पहले ए की मैग्नीट्यूड, अगेन फिर ए की मैग्नीट्यूड, फिर साइन ऑफ थीटा और साथ में एन कैप आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। थीटा की बात करें बेटा, क्योंकि ये सेम जिस साइड पे पहला ए है ऑब्वियसली दूसरा ए भी उसी तरफ है, तो एंगल कितना बन जाएगा पैरेलल होने की वजह से 0, साथ में एन कैप, साइन 0 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0.n, तो आंसर नल वेक्टर। ठीक है बेटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, जब किसी भी वेक्टर का क्रॉस उसी के साथ लिया जाए, रिजल्ट्स इनटू नल वेक्टर, तो उसका आंसर हमें क्या मिलता है, नल वेक्टर मिलता है। तो बेटा इसकी समझ आ गई। अब हम छठी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, वो एंड पे आपको मैं बता देता हूँ उसका क्या करना है। तो लेट हमारे पास रैंडमली कोई भी ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और दूसरा हमने क्या ले लिया, बी। हमने मालूम क्या करना है, ए क्रॉस बी, तो वो होगा बेटा ए बी साइन ऑफ थीटा डॉट एन कैप। तो बेटा अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास ए और लेट्स सपोज इसको हमने ले लिया बी साइन ऑफ थीटा, तो इसका क्योंकि हमने वाई कंपोनेंट लेना है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको देखा जाए एक्चुअली तो वो एक क्या बनता है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वो किसके बराबर आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यही हम एक और प्रॉपर्टी बना सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जब उनके दरमियान एंगल 90 ना हो, ठीक है, तो जो उनका उसकी मैग्नीट्यूड आती है क्रॉस प्रोडक्ट की, वो किसके बराबर आती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यही हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये बेटा 6 प्रॉपर्टीज हो गई जो कि इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं थी। आई होप कि यहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी इसकी रहती है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वो डॉट पे तो मैंने एक्सप्लेन की थी, यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आप इसको अगर लिखना भी चाहते हो पेपर के अंदर, तो आप इस तरह कर सकते हो कि उसको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे डायरेक्ट लिख के आपको बता देता हूँ कि उसका मकसद क्या है और उसको सॉल्व आउट क्या करना है। उससे आपका अगर आप उसको मतलब उसको ड्राइव करें तो आपका जो क्वेश्चन है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। ये इसका टाइटल बन सकता है बेटा। जब कंपोनेंट्स की बात करें तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी के जो कंपोनेंट हैं उनके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, आई जे के, सेकेंड रो में ए के कंपोनेंट और थर्ड रो में बी के कंपोनेंट। यानी कि अगर आपने दो वेक्टर्स का क्रॉस लेना हो, अगर आपने दो वेक्टर्स का क्रॉस लेना हो तो आप उनको इस तरह डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और एक्सपेंड कर देंगे, और उनको क्या कर देंगे हम एक्सपेंड। वो यहाँ से मैं एक फॉर्मूला एक स्टेप करके दिखा देता हूँ। लेट सबसे पहले जब हम आई लेंगे बेटा, जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते होंगे, बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो देखें ज़रा, जब हम आई को लिखेंगे सबसे पहले तो वो वाली रो और वो वाला कॉलम हम छोड़ देंगे। ये दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई करनी है, ए वाई बी जी और नेगेटिव ऑफ ए जी बी वाई। ठीक है, फिर साइकिल कंप्लीट करने के लिए सेकंड के साथ क्या आता है, नेगेटिव, यानी कि जे के साथ क्या आ जाएगा, माइनस। और अब ये वाला आपने कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, ए एक्स और बी जी, और इसी तरह ए जी और बी एक्स आ जाएगा। और लास्ट में फिर साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा थर्ड नंबर पे। तो ये आपने रो और ये कॉलम छोड़ देना, तो ए एक्स बी वाई
माइनस ए वाई पी एक्स। तो जब इसको मज़ीद हम सॉल्व आउट करेंगे, यानी कि इनको मतलब मल्टीप्लाई करके नेगेटिव इनका डिफरेंस ले लेंगे, तो जो भी आंसर आएगा देखें उसमें आई कैप भी होगा, जे कैप भी होगा, के कैप भी होगा। तो यहाँ से हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि वो जो भी रिजल्ट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस तरह भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, यानी कि अगर उसके कंपोनेंट्स दिए हों तो आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के उनको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर इस पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप इसकी कोई फर्जी वैल्यूज़ लेके, यानी कि यहाँ पे 2, 3, 4 कोई भी वैल्यूज़ लेके उसको सॉल्व करके देख सकते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी को आप एज इट इज़ भी राइट कर सकते हैं पेपर के अंदर, एक्सप्लेनेशन इसकी ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो फिर वैसे भी वो जो क्वेश्चन के अंदर मतलब मेंशन कर देता है कि 4 या 5 प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करें, तो हमने 6 प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर ली हैं। आखिरी प्रॉपर्टी फिर भी मैंने डिस्क्राइब कर दी है इसकी जो बुक के अंदर थी, इस वजह से। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो या कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।